एक लिया था उसने आइकोसा एंड्रिया जिसमें प्लांट्स जिसमें 20 या उससे ज़्यादा स्टेमन होंगे बट वो अटैच भी होने चाहिए विद द कैलिक्स. कैलिक्स इज़ द ग्रुप ऑफ सैपल्स. सैपल्स होता क्या है बेटा? दीज आर द ग्रीन कलर्ड पोर्शन आउटर मोस्ट वर्ल ऑफ द फ्लावर एंड देयर ग्रुप इज़ नोन एज कैलिक्स. तो जिन प्लांट्स में 20 या उससे ज़्यादा स्टेमन होंगे और वो अटैच भी होंगे कैलिक्स के साथ तो उसको उसने इंक्लूड कर दिया अंडर आइकोसा एंड्रिया. राइट तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं जो लीनियस है उसने फ्लावरिंग प्लांट्स को 23 क्लासेस में डिवाइड कर दिया था. सी मोनैंड्रिया 1 फिर 2 3 अप टू ऐसे 23 तक. राइट पॉलीएंड्रिया मतलब मैनी स्टेमन्स. क्लियर. तो इसके अलावा उसने जो एक क्लास और दी थी वो थी सी नॉन एंड्रिया और क्रिप्टोगैमिया. तो 23 तो फ्लावरिंग प्लांट्स की कंप्लीट ही हो गई. नॉन एंड्रिया मीन्स हम बोल सकते हैं कि हैविंग नो एंड्रोशियम. और क्रिप्टोगैमे मैंने आपको पहले भी बताया था. क्रिप्ट मीन्स हिडन एंड गैमे मीन्स गैमीट्स. तो उसकी उसने एक क्लास बना दी. तो टोटल 24 क्लासेस ऑफ द प्लांट्स हैव बीन क्लासिफाइड बाय द साइंटिस्ट लीनियस. राइट clear students. So ultimately the flowering plants, the non-flowering plants like algae, fungi, lichens, mosses, ferns, they have a separate class and this separate class is actually cryptogamia or non-andria. So this is basically artificial system of classification जिसमें या तो एक या दो करेक्टर्स ही स्टडी करे जाते हैं और वो भी मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स. Clear? Now students, next is the natural system of classification. Natural system of classification. Students आपको याद होगा हम rational system of classification पढ़ रहे हैं जिसके आगे 3 टाइप्स थी. एक थी artificial system of classification, second है natural system of classification. Right? तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या चीज़ है? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ अ वन इन विच मोर करेक्टर्स, मैनी मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स और वी कैन से नॉट ओनली द मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स बल्कि बहुत कुछ इसमें यूज़ करा जाता है. राइट जैसे हम डिस्कस करें इसमें प्रॉपर कंपैरेटिव स्टडी कर जाती है नंबर ऑफ करेक्टर्स की. सो हियर कंपैरेटिव स्टडी ऑफ नंबर ऑफ करेक्टर्स. बहुत सारे करेक्टर्स लिए जाएंगे और उनको कंपेयर करा जाएगा. सो हियर इन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देयर इज अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द नंबर ऑफ करेक्टर्स. राइट सो इसके कंपैरेटिव स्टडी के कारण बेसिकली हम ईजिली सिमिलैरिटीज़ और और डिससिमिलैरिटीज़ को फाइंड कर सकते हैं. राइट तो अगर ये चीज़ें फाइंड हो जाएंगी उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ क्या हैं तो हमें काफ़ी इजी हो जाएगा उनके बीच में नेचुरल रिलेशनशिप को बताना. सो इट वुड बी ईजी टू नो अबाउट द नेचुरल रिलेशनशिप बिटवीन द organisms. So natural system of classification is the best one because it compares number of characters and it based upon the similarities or dissimilarities. And students also अगर हमें similarities और dissimilarities के बारे में पता चलेगा तो we can easily judge the natural relationship between the organisms. तो जो ये सिस्टम है इसमें जो करेक्टर्स यूज़ होते हैं बेसिकली वो कौन कौन से हो सकते हैं? आइदर हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स आइदर. Students, now you are quite clear with the morphological characters that they are the study of external features or characters. Right? और इसमें क्या हम देख सकते हैं और क्या ले सकते हैं? Anatomical features means बेटा anatomy is a study of internal structure. Study of internal structure. हम ये भी देख सकते हैं internal structure. राइट उसमें सेल्स किस तरह के हैं, उसके इंटरनल कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट हैं ये भी हम देख सकते हैं. इवन इट स्टडीज़ साइटोलॉजिकल करेक्टर्स. बेटा साइटोलॉजिकल करेक्टर्स मतलब सेल के विद इन जो करेक्टर्स होंगे.
सारे के सारे, लाइक उसमें कितने क्रोमोसोम्स हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज हैं, साइटोप्लाज्म की कॉम्पोजिशन क्या है, एवरीथिंग। तो उसमें क्या आ जाएगा, ये साइटोलॉजिकल कैरेक्टर। सो साइटो वर्ड इज बेसिकली फॉर सेल, राइट। Another is we can see the physiology. Students, physiology means the functioning. हम functioning को compare कर सकते हैं, right? इसके अलावा हम reproduction, किस तरह से reproduction हो रही है उनमें, उसको compare कर सकते हैं। इसके अलावा reproduction के अलावा हम उसकी ontogeny. Students, please kept in mind, ontogeny is the life history of organism. It's the life history of an organism. Suppose मैं कहूँ life history of an insect includes egg, larva, pupa and then adult, तो उसकी लाइफ हिस्ट्री होगी। अगर मैं ह्यूमन की बात करूँ उसकी लाइफ हिस्ट्री की, तो जायगॉट, राइट, उसके बाद देन फिर मोरूला, ब्लास्टूला, गैस्ट्रूला एंड फाइनली उसके बाद एम्ब्रियो, फिर फीटस, राइट, एंड आफ्टर डिलीवरी चाइल्ड, राइट। तो वो ऑन्टोजेनी है। ऑन्टोजेनी इज़ अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो हम कितना कुछ स्टडी कर सकते हैं, देखो इसमें नंबर ऑफ करेक्टर्स वी कैन कंपेयर हियर, morphological, reproduction, physiology, anatomy, cytological, ontogeny, and even we can also study what, we can also study their development also, development, right. So these characteristics, they are very helpful in bringing out what, मैक्सिमम नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज इन द ग्रुप। तब जब हम इतने करेक्टर्स को स्टडी करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेटेड फीचर्स आ जाएंगे। तो उन रिलेटेड फीचर्स के कारण हम उनको एक ग्रुप में ईजिली डाल सकते हैं, राइट। यहाँ पे मैं एक अगर बहुत अच्छी एक एग्जांपल लूँ, फॉर एग्जांपल हेयर आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ क्लास मैमेलिया, या मैमल्स की बात करते हैं हम। स्टूडेंट्स, मैमल्स जो होते हैं ना, उनको हमने क्यों डाला है एक ग्रुप में, बिकॉज वो बहुत सारे फीचर्स शो करते हैं। कैसे कैसे? एक तो दे हैव मैमे, मैमे मीन्स दे हैव मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स विच आर नोन एज मैमरी ग्लैंड्स। हाउएवर इन मेल्स दे आर नॉन फंक्शनल, but in females they are functional during lactation period, during milk production period, after the delivery of the baby, right. So another is vivipary. Vivipary is the condition of giving birth to young ones. It means mammals, they don't lay eggs, they give birth to young ones, so they show vivipary. Another condition is they have 4-chambered heart. Yes, they have 2 auricles and 2 ventricles. Another condition is that their RBCs are enucleated. Enucleated. What that mean, enucleated? Means absence of nucleus. Yes students, human RBCs या mammal के RBCs में जो nucleus होता है वो absent होता है। They are enucleated. Mature RBCs में, आई एम टॉकिंग अबाउट मेच्योर RBCs, उसमें न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है, तो हम कह सकते हैं दे आर enucleated. Another feature is that they are warm blooded. They are warm blooded. It means mammals are the one which can keep their body temperature constant. So their body temperature does not change with the surrounding changes, right? So we maintain homeostasis. तो हम अपना इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो क्या रखते हैं, कांस्टेंट, राइट. तो वी आर होम्योथर्मल, सो वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स. क्लियर. सो इतने सारे करेक्टर्स अभी हम डिस्कस कर चुके हैं. लाइक वी हैव 4-चैम्बर्ड हार्ट, वार्म ब्लडेड नेचर है, न्यूक्लियस नहीं होता हमारे इरिथ्रोसाइट्स में, आरबीसीज में मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं. सो दीज फीचर्स मेक these organisms to place under one group, that is mammals, right. तो हमने इनको mammals में. Similarly अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, like that of aves. Students, you know aves, you must have heard about them in class 9th,
right? Aves is a class of, yes, phylum Chordata, right? Subphylum is Vertebrata. So aves, they are the birds. So first feature is that they possess wings. तो इनके जो 4 limbs होती हैं, 4 limbs you know, सी ये हमारी 4 limbs हैं, हमारी आर्म्स हमारी 4 limbs हैं, हमारी लेग्स हमारी हाइंड विंग्स होती हैं, हम हाइंड लिम्ब्स होती हैं, सॉरी. सो जो एव्स हैं दे पोजेस विंग्स एंड दे हैव न्यूमैटिक बोन्स. बेटा न्यूमैटिक बोन्स मीन्स बोन्स क्या होती हैं इनकी, खाली होलो बोन्स होती हैं. क्यों? ताकि इनको फ्लाई करने में ईजी हो, इनकी बॉडी काफ़ी हल्की हो जाए. एंड अनदर दे आर ओवीपैरस, सो दे lay eggs, right? So they lay eggs. Another feature is that they have what? They have nucleated RBCs. Nucleated RBCs. So इनके जो RBCs होते हैं उनमें क्या present होता है बेटा? Nucleus present होता है, right? Another thing is they even have 4-chambered heart. इनके पास भी 4-chambered heart ही होता है. And another is that they are also warm blooded. They are also warm blooded. Clear? So students, तो हम देखें, अगर हम इनके कंपैरिजन देखें तो कितने सारे करेक्टर्स हम स्टडी कर रहे हैं. हालांकि यहाँ पे मैंने काफ़ी थोड़े से बताए, लेकिन so many characters they are studied at a time, and on the basis of the similarities and dissimilarities they are placed in one or separate group, right? सो जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता है उसमें हम जो है क्या स्टडी करते हैं बेटा? होमोलॉगी. नाउ व्हाट इज़ होमोलॉगी? यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट होमोलोगस ऑर्गन्स इन क्लास 10th. होमो मीन्स सेम एंड लॉगी इज द स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी की स्टडी, right? So that the organism that have same structure, it means they have been originated from the common ancestor, right? So homology is a relationship of the comparable structures having derived from a common form. तो जिनकी स्ट्रक्चर आपस में मिलती होगी तो इट मीन्स दे हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द कॉमन फॉर्म. यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे. फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ forearm. Forearm is our arm. Forearm of human, of horse, right? इसके अलावा of whale, of bat, of bird. बेटा इन सब की जो फॉर्म forearm होती है ना उसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम, राइट? जो हमारे शोल्डर से नीचे वाली बोन होती है वो हमारी ह्यूमरस बोन होती है, और यहाँ पे ये और ये वाली बोन, 2 बोन्स होती हैं यहाँ पे, रेडियस एंड अल्ना, राइट? फिर यहाँ पे हमारे होते हैं कार्पल्स रिस्ट में, फिर हमारे पाम में होते हैं हमारे मेटाकार्पल्स, और हमारी फिंगर्स में होती हैं हमारे डिजिट्स, ये जो होती हैं ना हमारी, इनमें फ्लेंजेस होते हैं. सो हमारी जो अपर आर्म थी उसमें ह्यूमरस, यहाँ पे रेडियस, अल्ना, यहाँ पे कार्पल्स, यहाँ पे मेटाकार्पल्स और यहाँ पे फ्लेंजेस. इन सब में, ह्यूमन में, हॉर्स में, वेल में, बैट में, बर्ड में, सब में स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल सेम होती है, बिल्कुल सेम. बट सी द फंक्शन. ह्यूमन यूज़ करता है forearm फॉर ग्रास्पिंग, हॉर्स यूज़ करता है फॉर रनिंग, वेल यूज़ करेगी फॉर स्विमिंग, एंड बैट एंड बर्ड दोनों यूज़ करेंगे फॉर फ्लाइंग. तो स्ट्रक्चर इज सेम बट फंक्शंस आर डिफरेंट. सो होमोलॉगी यही चीज़ है. सो होमोलॉगी इज अ रिलेशनशिप ऑफ कंपेरेबल स्ट्रक्चर्स हैविंग बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर. तो अगर इनकी ये स्ट्रक्चर मिलती है सबकी forearm की, इसका मतलब है ये सारे के सारे एक ही कॉमन एंसेस्टर से डिराइव हुए हैं. सिर्फ होमोलॉगी ही नहीं बल्कि हम मॉलिक्यूलर होमोलॉगी भी डिस्कस करते हैं जब हमें पता लगाना होता है कि हम किस ऑर्गेनिज्म को कौन से वाले ग्रुप में डालें, राइट? तो बेटा मॉलिक्यूलर होमोलॉगी क्या होती है? हमें एट मॉलिक्यूलर लेवल पे होमोलॉगी ढूंढनी है, राइट? हमें सेल के अंदर तक के लेवल पर जाकर, लाइक हम
RNA, DNA, राइट। प्रोटीन्स कौन से हैं बीच में, कौन सी पिगमेंट्स हैं, कितने क्रोमोसोम्स हैं। सो मॉलिक्यूलर होमोलॉजी इज़ अ फाइंडिंग ऑफ रिलेशनशिप ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूल्स लाइक डीएनए को कंपेयर करके, आरएनए को कंपेयर करके, प्रोटीन्स को कंपेयर करके, पिगमेंट्स को कंपेयर करके। तो बहुत सारी चीज़ों को हम कंपेयर करके इवन यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी क्लासिफिकेशन में। और आपको बता दूं, जो डीएनए होता है ह्यूमन का और चिंपैंजी का, वो ऑलमोस्ट सेम है। 98% ऑफ आवर डीएनए इट मैचेस विद द चिंपैंजी, right? So molecular homology, it shows that chimpanzees are our cousins. Yes, they are not our ancestors, they are our cousins, right? So this we'll discuss in class +2, no need to discuss it here, right? So RNA, DNA, proteins और pigments की अगर हम स्टडी करते हैं तो we are studying it at the molecular level, right? तो ये चीज़ों की हम नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में कितना कुछ स्टडी कर रहे हैं, कितने सारे करेक्टर्स को स्टडी कर रहे हैं, क्लियर। तो डेफिनेटली दिस वन इज़ अ बेस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट। तो हम ये देख लेते हैं पहले कि हमारे पास ड्रॉबैक्स क्या थी। हमारे पास आर्टिफिशियल सिस्टम की कोई ड्रॉबैक्स थी। ड्रॉबैक्स ऑफ आर्टिफिशियल सिस्टम of classification. Drawbacks of artificial system of classification. याद है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो हमने पढ़ा था, उसकी ड्रॉबैक्स। तो सबसे पहले ड्रॉबैक उसकी क्या थी, जो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट एफिनिटीज़ के थे उनको हमने एक ग्रुप में डाल दिया था। अब तुम सोचो उसमें हम क्या कर रहे थे आर्टिफिशियल सिस्टम में, हम सिर्फ 1 या 2 करैक्टर्स को स्टडी कर रहे थे। तो सोचो अगर 1 या 2 करैक्टर को स्टडी करेंगे तो फिर जो डिफरेंट रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको भी हम एक ही ग्रुप में डाल देंगे। सपोज़ करो हमने बर्ड्स को, बैट्स को और हमने इंसेक्ट्स को एक ही ग्रुप में डाल दिया। देखो इंसेक्ट तो वैसे भी इनवर्टिब्रेट होता है, राइट, उसमें तो वर्टिबल कॉलम होता ही नहीं। बैट मैमल है और एव्स बर्ड्स अलग क्लास में आते हैं। तो हमने उनको सिर्फ 1 या 2 करैक्टर्स के बेसिस पे, जैसे कि वो उड़ सकते हैं, तो उनको हमने एक ग्रुप में डाल दिया था। सो दिस वन इज़ द मेजर ड्रॉबैक। व्हाट, दैट ऑर्गेनिजम्स ऑफ different affinities get arranged in the same group, right? Second, it does not study homology, है ना। देखो हमने होमोलॉजी की जो स्टडी है वो सिर्फ और सिर्फ किस में स्टडी करी थी अभी के अभी, इन द नेचुरल सिस्टम। सो इट डज नॉट स्टडी होमोलॉजी। होमोलॉजी अब आपको सबको क्लियर हो चुका होगा क्या थी। ना तो देखो इसमें मॉलिक्यूलर होमोलॉजी पढ़ी, ना ही दूसरी होमोलॉजी, तो दोनों को ही इसने इग्नोर करा। तो ये इसके ड्रॉबैक्स थे। अनदर जो है इसने और क्या करा, जो क्लोज रिलेटेड स्पीशीज़ थी, राइट, जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ थी उनको अलग कर दिया। जो दूर वाली थी, लाइक इसमें हम पढ़े थे डिफरेंट एफिनिटीज़ वाली, उनको एक ग्रुप में डाल दिया। जो मिलती थी उनको सेपरेट कर दिया। सो इट सेपरेटेड क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ since it is based on just 1 or 2 characters. Since it is based on 1 or 2 characters, right? और जो ये सिस्टम था आर्टिफिशियल सिस्टम, इसने क्या करा था बेटा, इसने ना वेजिटेटिव करेक्टर्स, this system, artificial system, has given equal importance to vegetative characters as well as sexual characters। दोनों को equal weightage दे दी। This system give equal weightage
टू बोथ वेजिटेटिव एंड सेक्शुअल करेक्टर्स। तो बेटा ये तो गलत है, क्योंकि वी नो दैट जो वेजिटेटिव करेक्टर्स होते हैं लाइक रूट, स्टेम, लीफ, दे टेंड टू गेट मॉडिफाइड। root, stem, leaf, they tend to get modified during environmental changes. But the sexual characters they remain constant और same. तो एक तो इसने ये ड्रॉबैक है इसकी कि इसने इक्वल वेटेज दी थी दोनों को, राइट। और सेकेंड बेटा इसने कोई नेचुरल रिलेशनशिप डिस्कस नहीं करा था। इट गिव no idea about natural relationship, क्योंकि वो रिलेशनशिप की नेचुरल डिस्कशन तभी हो पाएगी अगर हम बहुत सारे करेक्टर्स को एक टाइम स्टडी करेंगे, लेकिन इसने तो एक या दो करेक्टर्स ही स्टडी करे थे, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई, राइट। और इसने द ऑर्गेनिजम्स डू नॉट शो क्लियर कट एवोल्यूशनरी लाइन। ये वैसे पॉइंट डिस्कस हो चुका है ऊपर, तो मैं इसको बता दूं, ये वही पॉइंट है, एक रेपिटेशन ही हो रही है यहाँ पे, कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हमने प्लेस करा है एक ग्रुप में, उनकी एवोल्यूशन, राइट, उनके एंसेस्टर्स भी आपस में नहीं मिलते, सो दे डू नॉट शो क्लियर कट एवोल्यूशनरी लाइन. So these are the drawbacks of artificial system of classification. Now let's learn why natural system is better than artificial system. Natural system better. Natural system is better than artificial system. कैसे बेटर है नेचुरल सिस्टम? फर्स्ट बेटा वी नो इट मेक्स कंपैरेटिव स्टडी, राइट. तो कंपैरेटिव स्टडी के कारण बहुत सारे फीचर्स हमने कंपेयर करके ही ग्रुपिंग करी हुई है, सबसे पहली चीज़. दूसरी बात, इसमें नंबर ऑफ करेक्टर्स की स्टडी करी गई थी, राइट. इट ब्रिंग्स अबाउट द एफिनिटीज़, इट ब्रिंग अबाउट एफिनिटीज़ on the basis of a number of characters, right. and third बेटा जो ये करेक्टर, ये नेचुरल सिस्टम था, इट प्लेस्ड ओनली, इसने जो ग्रुपिंग करी थी दैट प्लेस्ड ओनली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स. तो जो मिलते नहीं थे ऑर्गेनिज्म, उनकी अलग ग्रुपिंग हुई थी. लेकिन आर्टिफिशियल में क्या हुआ था, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स भी एक ही ग्रुप में डाल दिए गए थे. अनदर जो इसका गुड पॉइंट है वो ये है कि इट ब्रिंग्स अबाउट नेचुरल रिलेशनशिप. इट ब्रिंग्स नेचुरल रिलेशनशिप among organisms, right. So this was all about our topic today, that in this video we have started with the artificial system of classification, right. Linnaeus used this system of classification for classifying the plants, but Aristotle, he classified animals into Enema and Anema, right. And Aristotle also classified the animals on the basis of their habitat. Clear? Now उसके बाद हमने डिस्कस करा कि लीनियस ने क्लासीफाई करा था ऑर्गेनिजम्स को इनटू 24 क्लासेस, मोनैंड्रिया, डायएंड्रिया, ट्रायएंड्रिया एंड अप टू 23 इसने क्लासेस बना दी पॉलीएंड्रिया, राइट. क्लियर. और जो लास्ट उसने एक 24th क्लास बनाई थी, दैट इज़ नॉन एंड्रिया और क्रिप्टोगैमिया, 1 क्लास. इसमें एल्गी, फंजाई, लाइकन, स्ट्रीडोफाइट्स, राइट, और इसमें ब्रायोफाइट्स सब इसने इंक्लूड करा था. और उसने नॉर्मली एक और टर्म दी थी आइकोसाएंड्रिया, जिसमें कि प्लांट्स विद 20 और मोर स्टेमन्स अटैच्ड विद द कैलिक्स थे. और अभी हमने डिस्कस करा है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट. और हमने उसमें 2 एग्जाम्पल्स की डिस्कशन करी है, एव्स की और मैमल्स की,
इसके अलावा हमने ये देखा कि जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो होमोलॉजी को भी स्टडी करता है और मॉलिक्यूलर होमोलॉजी को भी। और उसके बाद हमने ड्रॉबैक्स डिस्कस करी हैं किसकी, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की, और हमने नेचुरल सिस्टम की एडवांटेजेस डिस्कस करी थी ओवर द आर्टिफिशियल सिस्टम। राइट स्टूडेंट्स, होपफुली आपको टॉपिक क्लियर होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स हों, यू कैन ड्रॉप मैसेज ऑन माई पर्सनल विंडो, नॉट ऑन द ग्रुप। राइट, सो स्टूडेंट्स, स्टे इंडोर्स, स्टे हैप्पी, बाय बाय।